वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंगुलरिटी की चर्चा करेंगे। एक तरह से कहा जाए ना तो सिंगुलरिटी जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हार्ट है। अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तमाम सारा काम कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि सिंगुलरिटी को पढ़ने के लिए ना इन जनरल हमारे पास दो तरह के जो है थॉट हैं, और टू स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा हम सिंगुलरिटी की चर्चा करेंगे। वन स्कूल ऑफ थॉट लॉरेंट एक्सपेंशन होगा और दूसरा हम लोग लिमिट के द्वारा भी चलेंगे। तो आज हम लोग लिमिट से रिलेटेड पहले आज हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लास लेंगे। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा ताकि आपको जो पुरानी भूली हुई चीज़ें हैं वो रिकॉल हो जाएं। फिर हम इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे सिंगुलरिटी पर। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे कि आप में से कुछ लोग कमेंट में मैकेनिक्स का हमने जो 3 वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ लोगों को डाउट था। तो कमेंट में हमने देखा कि कई लोगों के ऐसे कमेंट थे, तो हम थोड़ा सा उस कमेंट पे थोड़ा सा पहले आते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सेंट्रल ऑर्बिट में आप एक सर क्वेश्चन बताए हैं, इसमें शायद ऑप्शन जो है रॉन्ग है। यह रहा क्वेश्चन, आपका यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि अगर v1 v2 लीनियर वेलोसिटीज हैं किसी प्लेनेट के व्हेन इट इज रेस्पेक्टिवली नियरेस्ट एंड फास्टेस्ट फ्रॉम द सन, तो ऐसी सिचुएशन में हमने ऑप्शन नंबर डी कहा है सही है, और बिल्कुल सही है। आप किसी कंफ्यूजन में मत रहिए। तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं सर नोट्स में हमने v2 अपान v1 के प्लेस पर v1 अपान v2 लिखा है। देखिए कई चीज़ों से एक्सप्रेशन बदल जाता है। पहली बात, जो v1 v2 है वो लीनियर वेलोसिटीज हैं, तो पहले हमने नियरेस्ट लिखा है फिर हमने फास्टेस्ट लिखा है। तो हो सकता है आप v2 v1 को ऐसे इंटरचेंज करके लिखे हों। दूसरी चीज़ हो सकता है कि भाई आप एक्सप्रेशन आपने जो लिखा हो v1 को अगर आप ऊपर करेंगे v2 को नीचे तो 1 + e अपान 1 - e हो जाएगा। तो इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये हमने जो भी लिखा है यह एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात से आप क्या रहिए, निश्चिंत रहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और डाउट था जो हमने जो है मैकेनिक्स का जो पहला लेक्चर बनाया था उसमें था। वो डाउट यह था, यहाँ पर देखिए हम जब एक्सप्लेन किए थे तो बिल्कुल करेक्टली आपको एक्सप्लेन किए थे कि यहाँ पे अगर जो डायरेक्शन कोसाइन है रिजल्टेंट फोर्स आर का और कपल जी का, तो हमने कहा था डायरेक्शन कोसाइन पहचानने का आसान तरीका होता है कि स्क्वायर ऐड करने पर आंसर 1 आ जाता है। तो हमने एक्सप्लेन ठीक किया था, लेकिन ऑप्शन करते समय थोड़ा तेजी में हमसे ऑप्शन नंबर ए हो गया था करेक्ट, जबकि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप आसानी से देख भी सकते हैं कि तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे 1 आएगा, यहाँ भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि x² + y² अपान z² r² होता है और नीचे भी आपका r² रहेगा। ऐसे l² m² n² g² होता है और नीचे g² है। तो ये बात क्लियर है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको खुद समझ जाना चाहिए था, उसमें कमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप सभी लोग इसको समझ सकते थे क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 2 डाउट है। एक तीसरा डाउट है और जो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि वो डाउट क्या है। अभी हमने जस्ट एक वीडियो अपलोड किया था, वो भी मैकेनिक्स का ही था, मोशन इन 3 डायमेंशन। आप लोगों को पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पे भेज दिया था। इसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक था। एक पॉइंट हम चाहते हैं आप लोग सही कर लीजिए कि यहाँ पे हमने जो मिड पॉइंट लिखा है यहाँ पर इंड पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि 4/3 जो है रॉड के इंड पॉइंट के अबाउट होता है। अगर मिड पॉइंट के अबाउट रहेगा तो 2/3 आएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है जहाँ मिड पॉइंट है इसको इंड पॉइंट कर लीजिए। इंड पॉइंट करेंगे तब 4 होगा, और अगर मिड पॉइंट रहेगा तब यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये रहा पुराने लेक्चर्स में डाउट। तो पुराना डाउट हमने सारा क्लियर कर दिया। अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं सिंगुलरिटी का। ठीक है, तो चलिए सिंगुलरिटी हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम लोग सिंगुलरिटी को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और समझेंगे कि सिंगुलरिटी जो है क्या होता है।
देखिए पहले तो सिंगुलरिटी का मतलब आप समझिए। सिंगुलरिटी का मतलब ये ऐसा होता है जैसे कुछ विचित्र टाइप का। इन जनरल आप लोग जब एनालिटिक फंक्शन पढ़ रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि बुक में लिखा होगा कि जो फंक्शन होता है वो कुछ पॉइंट पे सीज कर जाता है डिफरेंशिएबल होने से, एनालिटिक होने से मना लगता है करने। ऐसे पॉइंट को हम लोग सिंगुलरिटी कहते हैं। देखिए अगर एनालिटिक होना भगवान के समतुल्य है तो सिंगुलरिटी होना शैतान के समतुल्य है। अगर किसी फंक्शन की सिंगुलरिटी नहीं होती ना तो हम एनालिटिसिटी की बात क्यों करते। अगर हर जगह वो एनालिटिक ही होता तो क्यों चर्चा होता तमाम सारे थ्योरम्स का, तमाम सारी चीज़ों का। भगवान का चर्चा तभी होता है जब सामने शैतान होता है। तो एनालिटिसिटी की चर्चा तभी होती है जब सिंगुलरिटी होती है, क्योंकि सिंगुलरिटी ही है जो फंक्शन को परेशान करता है, और जब परेशान करेगा तब एनालिटिसिटी की भी चर्चा होगी। तो इसीलिए जब भी हम एनालिटिसिटी पढ़ते हैं तो साथ में सिंगुलरिटी भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस बात पे कि सिंगुलरिटी के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। पहला, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि z इक्वल टू ए अगर कोई एक पॉइंट है, अगर z इक्वल टू ए कोई एक पॉइंट है तो कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। किसका, फंक्शन fz का। कब कहा जाएगा, पहली बात देखिए सिंगुलरिटी है मतलब fz को समस्या होगा। कहाँ समस्या होगा, z इक्वल टू ए पे। तो देखिए z इक्वल टू ए कोई पॉइंट, इस फंक्शन fz का सिंगुलरिटी तब होगा, पहली बात इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होने से मना कर दिया होगा, और दूसरी बात जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि fz एनालिटिक होगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए में। मतलब ए के सिवाय इसके डिलीटेड नेबरहुड में ये क्या होगा, आपका एनालिटिक होगा। केवल पॉइंट ए पे इसको दिक्कत होगा, बाकी उसके नेबरहुड में एनालिटिक होगा। तो हम लोग ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलेंगे। मेरी बात समझ पाए आप लोग। हम इसको थोड़ा और आपको अच्छे से समझा रहे हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का क्या मतलब होता है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम किसी प्लेन के छोटे से हिस्से में सिंगुलरिटी की चर्चा करना चाह रहे हैं। ठीक, मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे फंक्शन fz जो है एनालिटिक होने से मना कर दिया, तो ये पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होगा। अच्छा, मान लीजिए कि इस पॉइंट के आसपास आप एक छोटा सा नेबरहुड पा गए, और इस नेबरहुड की खासियत है कि अब इस नेबरहुड में तमाम सारे पॉइंट होंगे इसके इर्द गिर्द, लेकिन और किसी पॉइंट पे फंक्शन सिंगुलरिटी न रखता हो। मतलब इसमें इस पूरे ओपन स्फीयर में मात्र इकलौता सिंगुलरिटी यही हो। अर्थात अगर किसी दिए हुए सिंगुलरिटी को आप आइसोलेट कर सकें एक सर्किल ड्रा करके या कोई ओपन स्फीयर ड्रा करके, देखिए अब अगर कोई सिंगुलरिटी होगा फंक्शन का तो इस सर्किल के अंदर नहीं होगा, बाहर ही होगा, इधर इधर हो सकता है, लेकिन इस सर्किल के अंदर नहीं होगा। कहने का मतलब आपने क्या किया, इस पॉइंट को एक सर्किल बना करके आइसोलेट कर दिया बाकी सारे सिंगुलरिटियों से। अर्थात इसके अंदर मात्र एक सिंगुलरिटी है, यह पॉइंट, और बाकी कोई नहीं है। तो वही कह रहा है कि केवल यही सिंगुलरिटी हो, और इस डिलीटेड नेबरहुड में, इसके डिलीटेड नेबरहुड में मतलब इसको डिलीट मार दिया जाए तो इस नेबरहुड में और कोई सिंगुलरिटी ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में इसको आइसोलेटेड बोलते हैं। आइसोलेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी इर्द गिर्द जो भी सिंगुलरिटीज हैं उनसे इसको आइसोलेट कर दिया गया है, विलगित कर दिया गया है। बात समझ गए। सो चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का भी मतलब हम आपको यहीं से बता देते हैं कि हम लोग किसी भी सिंगुलरिटी को नॉन आइसोलेटेड कब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने आर्गेंट प्लेन का कुछ ऐसे हिस्सा ले लिया, ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लिया कि कोई पॉइंट है और ये सिंगुलर पॉइंट है फंक्शन का, मतलब यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसको सेंटर मान करके आप कोई भी ओपन स्फीयर जब ड्रा कर रहे हैं तो पक्का इस ओपन स्फीयर में कोई और सिंगुलरिटी आ जा रही है। मतलब हम चाहे कितना भी छोटा ओपन स्फीयर ड्रा कर रहे हैं, ये बेचारा जो है बाकी सिंगुलरिटियों से आइसोलेट नहीं हो पा रहा है। मतलब लग रहा है कि इसके अगल बगल इतनी सिंगुलरिटीज पड़ी है ना, इतनी सिंगुलरिटीज पड़ी है ना कि इस बेचारे को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और जब कभी ऐसी घटना हो
कि आप किसी सिंगुलर पॉइंट को बाकी सारे सिंगुलर पॉइंट से आइसोलेट ना कर पाएँ, चाहे कितना भी छोटा नेबरहुड आप ड्रा करें, पक्का उसके अंदर कुछ और भी सिंगुलरिटी आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इसको नॉन आइसोलेटेड बोलते हैं। नॉन आइसोलेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस बेचारे को आप आइसोलेट कर ही नहीं पा रहे हैं। चाहे आप जैसे मान लीजिए अगर ये सिंगुलरिटी है, तो चाहे आप कितना भी छोटा ओपन स्फीयर ड्रा करिए, इसके अंदर और सिंगुलरिटी फंक्शन की आ जाए इसके सिवाय, इसका मतलब आप इसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं जो पॉइंट है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको क्या बोलते हैं? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलते हैं। ये बात समझ गए? हम आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस बताएंगे आपको इस पॉइंट पर। वो एनालिसिस है, मेरी बात को जरा समझिए। जैसे मान लीजिए अगर आप ये सारी बातों को समझ जाएंगे तो अभी जब हम सिंगुलरिटी बताएंगे तभी आपके दिमाग में पल्ले पड़ेगा और आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन एफ जेड है, इसके पास मान लीजिए बहुत सारी सिंगुलरिटीज हैं, इनफाइनाइट सिंगुलरिटीज हैं। आप उन सारी सिंगुलरिटीज को इकट्ठा करके एक सेट बना लीजिएगा, ठीक है? एक सेट बना लीजिएगा, जितनी सिंगुलर पॉइंट हैं उन्हीं को इकट्ठा करके। अगर आप इस सेट का लिमिट पॉइंट निकालेंगे, आपको मीट्रिक स्पेस में हमने लिमिट पॉइंट पढ़ाया है, अगर आप इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे, सपोज कर लिया लिमिट पॉइंट आपका यल आ गया, तो जानते हैं लिमिट पॉइंट की क्या स्थिति होती है? ये लिमिट पॉइंट की स्थिति यह होती है कि जब इसको सेंटर मान करके, लिमिट पॉइंट वह पॉइंट होता है जब इसको सेंटर मान करके आर रेडियस का ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो इसके इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन करेगा इस यल के सिवाय। तो सोचिए कि ये सारे सिंगुलरिटीज का जो लिमिट पॉइंट है वो नॉन आइसोलेटेड होगा। क्यों नॉन आइसोलेटेड होगा? क्योंकि जो लिमिट पॉइंट होता है उसको जब भी आप सेंटर मान करके ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो सेट के इनफाइनाइट मेंबर इसके अंदर कंटेन हो जाते हैं नेबरहुड के अंदर। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब तमाम सारी सिंगुलरिटीज निकल जाएं और उसका लिमिट पॉइंट अगर कोई ले ले तो लिमिट पॉइंट हमेशा नॉन आइसोलेटेड होता है। इस बात को आप खूब ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए कि लिमिट पॉइंट सारे सिंगुलरिटीज का जो होता है वो जो होता है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है। क्लियर है पूरी बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में अगर कोई आपको एक फंक्शन दे दे एफ जेड इक्वल टू 1/z, तो ये एनालिटिक है पक्का। दिक्कत कहाँ होगी? जहाँ इसका डिनोमिनेटर 0 होगा तो z इक्वल टू 0 इसका जो है लोचा होगा, यहाँ पे फंक्शन को प्रॉब्लम होगी, तो z इक्वल टू 0 पे समस्या आनी है ना? इसका मतलब z इक्वल टू 0 इसकी एक सिंगुलरिटी है। अब पता किया जाए z इक्वल टू 0 आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है। देखिए एक ही तो सिंगुलरिटी है बेचारे के पास। जब एक अकेली सिंगुलरिटी है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो सिंपल सी बात है कोई है ही नहीं, तो इसको तो आसानी से आप आइसोलेट कर देंगे। पूरे फंक्शन के पास कितनी सिंगुलरिटी है? मात्र एक सिंगुलरिटी है। और कौन सी सिंगुलरिटी है? 0। तो जब 0 ही तो सिंगुलरिटी है आपकी। जैसे मान लीजिए पूरा हम अगर स्क्रीन को मारें, आपका एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो आपका z इक्वल टू 0 है। आप कोई भी नेबरहुड ड्रा कर दीजिए, बेचारा आइसोलेट होगा क्योंकि अगल बगल और कोई सिंगुलरिटी मौजूद ही नहीं है। तो ये तो आइसोलेट है, अकेला है, इकलौता है, इसलिए आइसोलेट है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये जो भी सिंगुलरिटी है वो कैसा सिंगुलरिटी होगा? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में मात्र यही एक सिंगुलरिटी है, अगल बगल कोई है ही नहीं। तो आप जितना बड़ा जो नेबरहुड 0 के अराउंड खींचेंगे और कोई सिंगुलरिटी आने का कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए कैसा है? आइसोलेटेड है। क्लियर? तो एग्जाम में अगर दिया रहेगा एफ जेड इक्वल टू 1/z, एनालिटिक है हर जगह, सिर्फ z इक्वल टू 0 पे आपसे पूछा जाए z इक्वल टू 0 क्या है, इसका पोल है। देखिए अभी यहाँ पर आप जो पोल की चर्चा या अन्य चीज़ों की चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि पोल भी एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है। ठीक है, पोल भी एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है। अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। जैसे एक फंक्शन है इस तरह से डिफाइन है, ठीक। अब इसके बारे में कह रहा है कि इसके पास कितनी सिंगुलरिटीज होंगी। कह रहा है 2 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा, 3 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा, 3 नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा, या कोई सिंगुलरिटी ही नहीं होगा। ध्यान दो, इस फंक्शन को z इक्वल टू 1 अगर आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो पूरा बैनिश कर जाएगा, भाई गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा इनफाइनाइट पे पहुँच जाएगा। तो z इक्वल टू 1 पे इसको समस्या है, z इक्वल टू 2 पे समस्या है, और z इक्वल टू 3 पे समस्या है। तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इसको कहाँ कहाँ समस्या है? 3 पॉइंट पे समस्या है, 1, 2 और 3 पे। अगर हम पूरा इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस पूरे को कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर हम लोग मान लेते हैं
तो ऐसे सिचुएशन में इसको जो है आपको समस्या दिखेगी। कहाँ कहाँ दिखेगी? एक 1 पे दिखेगा, मान लिया है पॉइंट 1 है, यहाँ पे दिखेगा। एक 2 पे दिखेगा, देखिए 2 को भी हमने ऐसे आइसोलेट कर दिया। एक 3 पे दिखेगा, इसको भी आइसोलेट कर दिया। तो 3 सिंगुलरिटी है, तीनों को आप आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 की और 2 के बीच में कुछ गैपिंग है। जितनी गैपिंग है उससे कम रेडियस लेकर के आप ऐसे आइसोलेट कर दीजिए, तो तीनों के तीनों आइसोलेट हो गए। तो आपका जो आंसर होगा वो कैसी सिंगुलरिटी मानी जाएगी? आपकी जो सिंगुलरिटी होगी वो आइसोलेटेड होगी। तीनों की तीनों कैसी सिंगुलरिटी हैं आपकी? वो तीनों की तीनों आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 3 आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज हैं इसके पास। द नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज फॉर द फंक्शन दिस आर। इस फंक्शन के लिए कुल कितनी आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज हैं? पहली बात, इस फंक्शन का आप कैसे पता करेंगे सिंगुलरिटी कब निकलेगा? जानते हैं जब ये डिनोमिनेटर 0 होगा तभी तो फंक्शन को समस्या होगी। तो हम लोग एक काम करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 जब करेंगे तभी इसकी समस्या दिखेगी। आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? 2/sin π/z। आपके पास यही फंक्शन दिया हुआ है 2/π/z। तो चलिए हम इसको लेकर के देखते हैं। आपका दिया हुआ है fz इक्वल टू साइन, fz इक्वल टू 2/sin π/z, इसी की चर्चा करनी है। और आप समझ पा रहे होंगे कि जब डिनोमिनेटर 0 होगा तभी इसको समस्या आएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब sin π/z 0 होगा। तो आप क्या करिए, सिंगुलरिटी निकालने के लिए देखिए कि sin π/z 0 कब होता है। तो आप यहाँ से आप ऐसे निकालिए sin π/z इक्वल टू 0। बताइए कि 0 कब वैल्यू होता है साइन का? साइन का वैल्यू 0 तब होता है जब साइन n पाई होता है। जब साइन की वैल्यू क्या होती है? n पाई होती है। तो साइन n पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है। जहाँ n कोई भी इंटीजर रहेगा हमेशा साइन n पाई 0 होगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लाइन क्लियर है? अब यहाँ से साइन साइन समाप्त अगर आप करिए तो आपका π/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका π/2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए, सॉरी π/z, ये π/2 नहीं क्या है, π/z। π/z इक्वल टू हो जाएगा n पाई। ये बात क्लियर है? अब यहाँ से आप पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/n। z की वैल्यू आ जाएगी 1/n। अर्थात जब z की जगह 1/n रखेंगे तो ये नीचे वाला टर्म हमेशा 0 हो जाएगा। ये बात समझ गए? अच्छा बताओ ये कितने पॉइंट हैं 1/n? चूंकि n इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट थोड़ी है यह। इंटीजर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। अर्थात z इक्वल टू इस टाइप के इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। भाई n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तमाम सारी वैल्यू रख सकते हो। तो 1/n टाइप के हर वैल्यू पर इसको क्या होगी? समस्या होगी इस फंक्शन को। तो इसकी कुल कितनी सिंगुलरिटीज हो गई? इनफाइनाइट सिंगुलरिटीज हो गई। पक्का इनफाइनाइट सिंगुलरिटीज हो गई। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन के सारे सिंगुलरिटी का आप सेट बनाइए, तो सेट कैसे बनाओगे? ऐसे लिखोगे 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप ऐसे ही बनाएंगे। ये आपका सेट हो गया इसके सारे सिंगुलरिटीज का। अगर आपसे पूछे कि अब इसका आप लिमिट पॉइंट बताइए, तो मीट्रिक स्पेस में हमने पढ़ाया इसका लिमिट पॉइंट क्या है? 0 होता है। तो चूंकि सारे सिंगुलरिटियों का लिमिट पॉइंट है ना, सारे सिंगुलरिटियों का लिमिट पॉइंट क्या आया? 0 आया। जब सारे सिंगुलरिटियों का लिमिट पॉइंट अगर आपका 0 आया तो 0 जो होगा वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। तो अगर आपसे पूछे प्रश्न में कि इस फंक्शन के पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कितनी होंगी, तो आइसोलेटेड बताएंगे इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि 1/n टाइप की सारी सिंगुलरिटियाँ आइसोलेटेड होती हैं। और पूछे कि नॉन आइसोलेटेड कितना होगा, तो चूंकि इसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा ना 0, तो 0 ही इसका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। बात समझ गए? इस बात को नोट कर लो कि जो लिमिट पॉइंट होता है किसी भी सेट का, अगर ये सिंगुलरिटीज का सेट है तो नॉन आइसोलेटेड हमेशा होता है। क्लियर? तो आप इसके बारे में आई थिंक समझ चुके होंगे कि हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए अब हम दोबारा आते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो इसके बारे में आपने क्या सीखा कि नंबर ऑफ, यहाँ देखिए वर्ड दे दिया, नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z इक्वल टू n 1/n पर तमाम मिल रही हैं, और 1/n कितने हैं? इनफाइनाइट, इसीलिए आंसर इनफाइनाइट होगा। अगर यहीं पे नॉन आइसोलेटेड वर्ड जोड़ दें तब कितना होगा?
तब मात्र एक सिंगुलरिटी होगा। कितना होगा? एक होगा। तब आप आंसर एक मारेंगे। कुछ लोग सोचेंगे सर 0 आया था। भाई ये नहीं पूछ रहा है कौन आया था, पूछ रहा है कि कितने होंगे, नंबर पूछ रहा है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ये नहीं पूछ रहा कि कौन होगा। कौन होगा तब ना 0 मारेंगे। नंबर ऑफ आइसोलेटेड में आप नॉन आइसोलेटेड अगर पूछता तो एक आप मारते, लेकिन चूंकि आइसोलेटेड पूछ रहा है इसीलिए आप इनफाइनाइट मारेंगे, क्योंकि 1/n टाइप के जो भी होंगे सब बनेंगे। तो एक बात हम आपको बता दें कि जब भी ऐसे फंक्शन दे और इसके सिंगुलरिटी की चर्चा करें तो नीचे जो डिनोमिनेटर है ना उसी को आप 0 पुट करके वहाँ से जेड की वैल्यू निकालिए। जेड की जितनी वैल्यूज निकलेंगी वो सब की सब सिंगुलरिटी बनेंगी। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए, अगर एक फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू 1/sin पाई जेड, तो ये कह रहा है कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कब रखेगा। पहली बात ध्यान दो कि आपका ये साइन पाई जेड 0 कब होगा, क्योंकि जब 0 होगा तभी फंक्शन को समस्या आएगी। जब समस्या आएगी तभी तो सिंगुलरिटी की बात होगी। बात समझ गए? तो सोचो ये कब 0 होगा, साइन पाई जेड। साइन पाई जेड 0 होने के लिए आप क्या करेंगे? तुरंत वही वाला काम आसानी से, साइन पाई जेड 0 आपका तब होगा, आप यहाँ पे साइन पाई जेड को 0 पुट कर दीजिए। जब साइन पाई जेड को आप 0 पुट करेंगे तो बताइए साइन की वैल्यू 0 कब होती है? साइन की वैल्यू 0 तब होती है जब साइन n पाई होता है, तो ये तभी होगा 0 जब ये कितना होगा आपका साइन n पाई होगा। तो साइन n पाई पे ही ये 0 होगा। अब यहाँ से आप अगर इक्वेट करिए तो आपका पाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई जेड इक्वल टू हो जाएगा n पाई। अब यहाँ से आप पाई को पाई से कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो जेड इक्वल टू कितना आया? जेड इक्वल टू n आया। ये जेड इक्वल टू n जो आ रहा है पॉइंट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो जेड आपका है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और n बिलोंग्स टू जेड यहाँ पे इंटीजर का सेट है। समझ गए? यहाँ पे n क्या है? सबके सब इंटीजर है, क्योंकि कोई भी इंटीजर रहेगा साइन n पाई 0 होगा। तो आपका जेड का वैल्यू कितना आया? n आया। और n कहाँ बिलोंग करेगा? n बिलोंग करेगा इंटीजर के सेट में, किसी भी इंटीजर पे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन पाई जेड जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ फंक्शन को समस्या होगा। ये बात क्लियर? चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा? द फंक्शन हैज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी फॉर n बिलोंग्स टू जेड। ये देखिए इंटीजर में बिलोंग करेगा तभी होगा, ये तो बात क्लियर ही है, पक्का तभी होगा। जेड इक्वल टू n नेचुरल नंबर पे केवल होगा, नहीं, केवल जेड इक्वल टू नेचुरल नंबर पे नहीं होगा, यहाँ कोई भी इंटीजर रहेगा जेड के प्लेस पर। अभी आपने देखा है जेड इक्वल टू n आया और n बिलोंग्स टू जेड आया है, इसीलिए यही वाला ऑप्शन सही है। ये कह रहा केवल 0 पे समस्या होगा, नहीं, सारे इंटीजर पे समस्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने लॉरेंट एक्सपेंशन पढ़ा होगा और लॉरेंट एक्सपेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है सिंगुलरिटी के सिचुएशन में। यहाँ से हम जब डिस्कशन करेंगे ना तो दो तरह की स्कूल ऑफ थॉट आएंगे। एक तो हम सिंगुलरिटी को आपको क्लासिफाई करने का तरीका इसी से बता देंगे, लॉरेंट एक्सपेंशन से। ध्यान दीजिएगा, हर तरह की सिंगुलरिटी को निकालने का हम दो तरीका बताएंगे, एक लॉरेंट एक्सपेंशन से बताएंगे और एक लिमिट के द्वारा बताएंगे। जो आपको आसान लगेगा आप उसी को अप्लाई करेंगे, बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से एग्जाम में आप सिंगुलरिटी को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो लॉरेंट का एक्सपेंशन सबको मालूम है, और ये मालूम है कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे -n जो लगा है ना, इसके कारण से z माइनस से डिनोमिनेटर में आएगा। और आपको मालूम है कि जब z माइनस से डिनोमिनेटर में आएगा तभी फंक्शन को इधर ही समस्या होनी है। भाई जब ये पूरा फंक्शन ऊपर की दिशा में है तो कोई समस्या तो होनी नहीं है, इनफाइनाइट थोड़ी बनेगा। दिक्कत कब होती है? जब डिनोमिनेटर 0 होता है। तो इसीलिए प्रिंसिपल पार्ट इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सब कुछ तय इसी से होना है सिंगुलरिटी के बारे में, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल पार्ट है। तो इसी लॉरेंट एक्सपेंशन के सहारे ये जो लॉरेंट का एक्सपेंशन लिखा जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है किस पॉइंट के अबाउट लिखा गया है, तो आप आंसर देंगे z इक्वल टू a के अबाउट लिखा गया है, इसी पॉइंट के अबाउट लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, लॉरेंट का जो एक्सपेंशन लिखा गया है वो z इक्वल टू a के अराउंड लिखा गया है। आपसे ये पूछ सकता है कि जब लॉरेंट का एक्सपेंशन किया जाता है तो जो पॉइंट ए होता है वो कैसा होता है, तो आप बताएंगे पॉइंट ए आइसोलेटेड होता है। ठीक है, आइसोलेटेड। अब चलिए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के अबाउट किया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिमूवल सिंगुलरिटी क्या होता है। सबसे पहला डिस्कशन होगा रिमूवल सिंगुलरिटी क्या होता है।
अभी हम आपको एक बार याद दिला दें, इसके पहले हम दो तरह की सिंगुलरिटी आपको पढ़ाए हैं। कौन कौन सा पढ़ाए हैं? आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड। आप सोच रहे होंगे आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड क्या है। ये देखिए सिंगुलरिटी की प्रकार हैं। जैसे अब हम जब पढ़ेंगे तो रिमूवल हम पढ़ेंगे, पोल पढ़ेंगे और इसेंशियल सिंगुलरिटी पढ़ेंगे। तो जब ये तीनों पढ़ेंगे तो पोल जो है आइसोलेटेड होता है कि नहीं होता है, इसेंशियल आइसोलेटेड होता है कि नहीं होता, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बस ये सीखा है कि आइसोलेटेड होता क्या है। ठीक है, तो पहली सिंगुलरिटी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम है इसका रिमूवल सिंगुलरिटी। देखिए हमने कहा जो भी सिंगुलरिटी हम दो तरीके से आपको बताएंगे निकालना। अगर किसी फंक्शन का एक्सपेंशन लिखा हो, अगर किसी फंक्शन का एक्सपेंशन लिखा हो लॉरेंट सीरीज के द्वारा और उसमें निगेटिव वाला पार्ट या प्रिंसिपल पार्ट आए ही ना, पूरा पार्ट ही जीरो हो, बस केवल यही वाला पार्ट आए, केवल रेगुलर पार्ट आए, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि जिस पॉइंट के अबाउट लॉरेंट एक्सपेंशन लिखा गया है वो पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे आपकी जो है रिमूवल सिंगुलरिटी है। मतलब अगर बी एन जीरो हो जाए, बी एन जीरो होने का मतलब आपका ये हिस्सा आए ही ना, तो ऐसी सिचुएशन में जो z इक्वल टू ए पॉइंट है उसको हम लोग रिमूवल सिंगुलरिटी कहते हैं। क्लियर? देखिए एग्जाम में ऐसा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हमको लगता है। हम जो अनदर डेफिनेशन बता रहे हैं बड़ा अच्छा है, बड़ा सस्ता है, बड़ा आसान है। देखिए किसी भी सिंगुलरिटी को अगर आपको चेक करना है रिमूवल है कि नहीं, तो बस इसको नोट कर लीजिए कि लिमिट निकालिए फंक्शन का z टेंस टू ए पे, जिस पॉइंट पे चेक करना है फंक्शन आपको दिया ही रहेगा, उसका z टेंस टू ए पे लिमिट निकालिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया और फाइनाइटली अर्थात फाइनाइट वैल्यू आया, इनफाइनाइट नहीं आया, तो किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालिए z टेंस टू ए पर, जिस पॉइंट पे वो चर्चा करना चाह रहा है। अगर एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली तो सीधे बोलिए कि ये जो पॉइंट है वो कैसा है, वो आपका रिमूवल सिंगुलरिटी है। तो आसान यह है हमें लगता है, क्योंकि आप एक्सपेंशन करेंगे फिर देखेंगे कि भाई नीचे वाला टर्म है कि नहीं है कोई, तो ये लंबा पड़ेगा। तो आपका आसान तरीका है रिमूवल सिंगुलरिटी पहचानने का। जिस पॉइंट पे कहे फंक्शन दिया रहेगा z टेंस टू ए एफ जेड कैलकुलेट करिए, अगर एग्जिस्ट कर जाए लिमिट और फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो सीधे आंसर बोलिए कि आपका ये पॉइंट जो है वो कैसी सिंगुलरिटी है, रिमूवल सिंगुलरिटी है। जैसे अगर एग्जाम में आपसे पूछे द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड हैज एट जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन क्या होगा, कैसी सिंगुलरिटी होगा, जेड इक्वल टू जीरो कैसा होगा। तो क्या करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो साइन जेड अपॉन जेड निकालेंगे। और आप फार्मूला पढ़े हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो बताइए लिमिट जेड टेंस टू जीरो साइन जेड अपॉन जेड की वैल्यू 1 होगी, फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर गया, तो ऐसा होने के नाते आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिमूवल सिंगुलरिटी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिमूवल सिंगुलरिटी। यहाँ कोई भी फंक्शन दिया रहे और जिस पॉइंट पे चर्चा करना चाहे आप लिमिट निकालिए, फाइनाइट वैल्यू आ जाए और एग्जिस्ट कर जाए, तो आप सीधे बोलिए कि वो पॉइंट कुछ और नहीं है, क्या है, रिमूवल सिंगुलरिटी है। तो मुझे लगता है कि रिमूवल सिंगुलरिटी को सभी लोग बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे। सिंपली फंक्शन दिया रहेगा, लिमिट निकालेंगे, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, सीधे बोलेंगे रिमूवल सिंगुलरिटी है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे पोल का। तो पोल क्या होता है जरा देखिए, आप एक्सपेंशन देख रहे होंगे लॉरेंट का। अगर इस एक्सपेंशन में यहाँ देख पा रहे हैं कि n 1 से इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है, मतलब ये जो निगेटिव वाले टर्म है वो कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। सपोज कर लीजिए कि किसी पॉइंट के अराउंड आपने फंक्शन का एक्सपेंशन लिखा और ये वाला जो आपका प्रिंसिपल पार्ट दिख रहा है इसमें इनफाइनाइट टर्म ना हो करके बस केवल फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ही रहें। ठीक है, मतलब उसके बाद के सारे टर्म जीरो हो जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि जो पॉइंट है जिसके अबाउट एक्सपेंशन किया गया वो पोल है। ठीक है, पोल कब होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में अगर z इक्वल टू ए पोल है तो बताइए प्रिंसिपल पार्ट में कितने टर्म होंगे, तो आप आंसर देंगे फाइनाइट टर्म होंगे, क्योंकि पोल वहीं से डिफाइन होता है और जितने टर्म होते हैं उसी को पोल का हम लोग कहते हैं कितने आर्डर का पोल है। मान लीजिए कि एक्सपेंशन में निगेटिव वाला 10 टर्म है तो आप कहेंगे कि ये जो पॉइंट है पोल है और इसका आर्डर 10 है। अगर मान लीजिए कि आपने एक्सपेंशन किया किसी पॉइंट पे और ये जो पार्ट है निगेटिव वाला इसमें मान लीजिए 2021 टर्म आ गए, तो कहेंगे कि ये पॉइंट कुछ और नहीं पोल है, किस आर्डर का, 2021 आर्डर का। बात समझ गए ना। तो पोल पहचानने का एक तरीका होता है। तो मान लीजिए कि एग्जाम में क्या करे कि यहाँ पे ऐसे देखिए निगेटिव लगाने का मतलब
आपका अपान में लिखा है जेड माइनस ए की पावर यानी इस टाइप का टर्म दिखेगा, समझ गए। तो एग्जाम में मान लीजिए कहीं 3 टर्म ऐसे लिख दे 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब, है ना, इस टाइप का लिख दे, तो आप समझ जाएंगे 3 टर्म है जो इसमें नीचे जेड 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 आ रहा है, तो आप कह देंगे कि ये पोल होगा ऑर्डर थ्योरी का, समझ गए बात। चलिए तो यहाँ पर जरा देखिए पोल के बारे में। अभी हम पोल का एक और डेफिनेशन देंगे अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगेगा और वहाँ से आप एग्जाम में बड़ी आसानी से डील कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है कि अगर लॉरेंट एक्सपेंशन में बी एन 0 हो जाए फॉर ऑल एन के लिए, सारे एन के लिए, कब, जब यम से बड़ा एन हो, मतलब यम टर्म तक न 0 हो, मतलब जो आपका प्रिंसिपल पार्ट है उसमें यम टर्म तक बी एन रहे और उसके बाद जो है सब 0 हो जाए, जैसा कि अभी हमने कहा कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इसमें मौजूद रहे, इसमें यम टर्म तक मौजूद रहे, उसके आगे के सारे टर्म 0 हो जाएं, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो पॉइंट है वो क्या होगा आपका, वो पॉइंट आपका एक पोल होगा। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बी एन 0 हो जाए फॉर ऑल एन के लिए, कब, जब एन की वैल्यू यम से बड़ी हो और यम तक क्या रहे, 0 ना रहे, मतलब केवल लॉरेंट एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में कितने टर्म रहे, यम टर्म रहे, फाइनाइट नंबर टर्म रहे, से यम रहे, तो ऐसे सिचुएशन में आप कहेंगे कि जेड इक्वल टू ए जो होगा वो एक पोल होगा और जिसका ऑर्डर यम होगा। बात क्लियर है। हमने नीचे एक रिमार्क लिख दिया है क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शंस में कई बार लिखा रहता है सिंपल पोल, तो कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं सिंपल पोल क्या होता है। तो सिंपल पोल वह पोल होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है, मतलब एक ऐसा पोल जिसका ऑर्डर 1 हो। ऑर्डर 1 मतलब समझ रहे हो, ऑर्डर 1 मतलब लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन में 1 जो जेड माइनस ए वाला टर्म है वो मात्र एक ही टर्म आए, तो ऐसे सिचुएशन में कहेंगे जो पोल होगा वो ऑर्डर 1 का होगा। ठीक है, तो पोल ऑफ ऑर्डर यम का मतलब आप समझ चुके होंगे कि लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन में जो 1 वाले टर्म्स आते हैं अगर उसमें यम टर्म है तो पोल ऑफ ऑर्डर यम होगा। ये बात क्लियर। चलिए, तो ये तो हुआ एक तरीका जिससे आप पहचान सकते हैं पोल। मैं एक आपको लिमिट वाला तरीका बताता हूँ। जैसे अभी हमने आपको रिमूवल में बताया, देखिए रिमूवल में हमने लॉरेंट से कैसे बताया, रिमूवल में हमने लॉरेंट से ऐसे बताया कि आपका जो रिमूवल सिंगुलरिटी लॉरेंट में आपका एक भी जो है पार्ट नहीं रहेगा इधर का, हमने कहा था रिमूवल के केस में। और लिमिट के सिचुएशन में रिमूवल कैसे बताया था, बस सिंपली आप ये निकाल लीजिए। अब आइए हम पोल के बारे में जो है चर्चा करते हैं। दूसरा डेफिनीशन, आप क्या करिए ना, कोई फंक्शन दिया हुआ है, आसान तरीका, कोई फंक्शन दिया हुआ है, कहा जाएगा कि कोई पॉइंट जो है जेड इक्वल टू ए यम आर्डर का पोल होगा। इस फंक्शन के लिए क्या होगा, यम आर्डर का पोल होगा। कब होगा, आप क्या करिए कि इस लिमिट को निकालिए। किस लिमिट को निकालिए, जेड माइनस ए के पावर यम या जेड को। यहाँ पावर अपने मन से आप चूज कर सकते हैं, यम की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप वैल्यू ऐसा यम की जगह पुट करेंगे कि जब इस लिमिट को आप इवेलुएट करिए तो वैल्यू कैसा है, फाइनाइट है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 0 के सिवाय आए, 0 आ जाएगा तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अभी हम बताएंगे 0 आ जाएगा तब क्या होगा। पोल के सिचुएशन में आप क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कोई भी पॉइंट जेड इक्वल टू ए इस दिए गए फंक्शन एफ जेड का पोल होगा। कितने आर्डर का होगा, यहाँ जो नंबर रखने पर इसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू एग्जिस्ट करे और कैसी वैल्यू दे, फाइनाइटली वैल्यू दे। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो पोल होगा वो इतने आर्डर का होगा। तो आपको करना क्या होगा, जब भी कोई फंक्शन देगा और किसी पॉइंट पे पोल की चर्चा करेगा तो आप लिमिट लिखिएगा, जेड टेंस टू वाला पॉइंट लिखिएगा जहाँ वो चर्चा करेगा और जेड माइनस वो पॉइंट बनाइएगा। ए वाला नंबर खुद चूज करिएगा और ऐसा चूज करिएगा कि इसमें मल्टीप्लाई करके लिमिट इवेलुएट करने पर आपकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए और 0 के सिवाय आ जाए। जब 0 की सिवाय वैल्यू आपकी आएगी तो कहेंगे कि ये जो पॉइंट ए है वो एक पोल है और किस आर्डर का है, यम आर्डर का है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर अगर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा। अगर 0 आ जाए ना तो समझ लो कि ये आपकी क्या है, अगर ये 0 आ गया, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कोई भी आप नंबर ढूंढ रहे हैं और आपको नंबर मिल ही नहीं रहा है कि वैल्यू आपको जो है 0 के सिवाय कोई फाइनाइट मिल जाए, मतलब ये पोल नहीं बन रहा है। देखिए पोल कब बनेगा, जब 0 के सिवाय वैल्यू आए और फाइनाइट आए। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि यहाँ कोई यम मिला ही नहीं कि जब आप इसको इवेलुएट कर रहे हों आंसर एग्जिस्ट कर जाए और फाइनाइट आ जाए और 0 के सिवाय आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में
यही पॉइंट इसेंशियल सिंगुलरिटी बनता है। कहने का मतलब जब पोल नहीं बनेगा तो इसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाता है। मेरी बात समझ गए आप लोग? ठीक है, अभी हम इसेंशियल की चर्चा अलग से करेंगे। पहले पोल आप बस केवल समझिए कि z माइनस ए के पावर एम एफ जेड एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली, और जीरो की सिवाय इस बात को खूब ध्यान से देख लीजिए। तो हम लोग कहेंगे z इक्वल टू एक पोल होगा और आर्डर m का एक पोल होगा। ठीक है, जैसे एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस 5 के पावर 3 z माइनस 4 का स्क्वायर। तो आपको जो है डिस्कस करना है इसके बारे में, पोल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम इसके पोल के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि हम लोग कैसे इसका पोल कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये आपका लिखा हुआ है। अब सोचो कि अगर 5 पे तुमको चेक करना है तो सोचिए कि 5 पे आप ऐसा चेक करिए कि सामने क्या करेंगे आप, z माइनस 5 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको जरा देखा जाए। आपके पास जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, आपके पास जो भी फंक्शन है वो आपके पास दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू, ऐसे दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस 5 का स्क्वायर और z माइनस 4 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। इसी को चेक करना है पोल। तो देखिए लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लगाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम तो कहते हैं डायरेक्ट वही लिमिट वाला लगाइए आप। तो पहले आप चेक करिए 5 पे। तो 5 पे अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे z टेंस टू 5 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे z माइनस 5 के पावर 2 था या 3 था, एक बार देख लिया जाए। आई थिंक z माइनस 5 के पावर आपका 3 था, तो चलिए हम लोग 3 पे ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पावर था वो कितना था, 3 था, तो हम लोग 3 पे ही काम करते हैं। चलिए 3 पे काम करते हैं। तो z माइनस 5 के पावर 3 है और z माइनस 4 का स्क्वायर है। तो अब जरा सोचिए इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए। आप एक काम करिए कि आप इसमें z माइनस 3 से आप मल्टीप्लाई करिए। आप अगर इसको z माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर आप z माइनस 3 से z माइनस 5 के पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए ऊपर का पावर 3 हमने चूज किया, इससे फ़ायदा यह होगा, बगल में आप एफ जेड को लिख दीजिए। फ़ायदा होगा कि z माइनस 5 का सारा टर्म कट जाएगा, और z माइनस 5 का सारा टर्म कटने से आपको क्या फ़ायदा मिल जाएगा, फ़ायदा यह मिलेगा कि जब आप लिमिट रखेंगे ना, जब आप लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, ये तो आपका स्क्वायर है ही z माइनस 4 का, तो जब आप लिमिट z टेंस टू 5 रखेंगे तो इसी के कारण समस्या आता 0 बनता, लेकिन अब तो इससे कट जाएगा तो समस्या ही नहीं होनी है। और यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4 होगा, और 5 माइनस 4 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, जो कि 0 नहीं है और फाइनाइट है। तो आप सीधे कह देंगे कि z इक्वल टू जो 5 है वो एक पोल है, किस आर्डर का पोल है, 3 आर्डर का, क्योंकि यहाँ पर m की जगह 3 रखने पर आपकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट आ गई और नॉन जीरो आ गई। बात समझ गए। अगर 4 पे चर्चा करता तो आप z टेंस टू 4 लिखते। अब सोचिए तब यहाँ बगल में आप किससे मल्टीप्लाई करते, z माइनस 4 का स्क्वायर से, क्योंकि ये वाला टर्म कट जाता जो दिक्कत वाला है। तो आप क्या बताएंगे कि ये जो 4 है ये आपका क्या होगा, एक पोल होगा। कितने आर्डर का होगा, 2 आर्डर का। तो 5 किस आर्डर का पोल है, 3 आर्डर का। 4 किस आर्डर का पोल होगा, 2 आर्डर का पोल होगा। ये बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आपका आंसर क्या होगा, z इक्वल टू 4 इज ए पोल ऑफ आर्डर 4, गलत है। z इक्वल टू 5 पोल ऑफ आर्डर 3 होगा, बिल्कुल सही है। z इक्वल टू 4 और 5 सिंपल पोल होंगे, सिंपल पोल मतलब आर्डर 1, ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि z इक्वल टू 4 और 5 क्या होंगे, रिमूवल सिंगुलरिटी होंगे, ये क्या है आपका, ये भी गलत है, क्योंकि 4 और 5 क्या है, पोल हैं। तो 4 का आर्डर 4 है, ये गलत है। 5 का आर्डर 3 है, यही सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। समझ गए। तो देखिए आप जब एक क्वेश्चन लगा लिए तो आपको सॉल्व ही नहीं कुछ करना पड़ेगा, आप देखते ही बता देंगे। z माइनस 5 की पावर 3, ओ z इक्वल टू 5 क्या होगा, पोल ऑफ आर्डर 3 होगा। z माइनस 4 का होल स्क्वायर, अच्छा तब तो z इक्वल टू 4 लग रहा है कि पोल ऑफ आर्डर 2 होगा, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई करने पर आंसर फाइनाइट नॉन जीरो आ जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आप सीधे सीधे ऑप्शन मारेंगे, कुछ कठिन है ही नहीं। अब हम वही चर्चा कर ले इसेंशियल सिंगुलरिटी की। भाई जैसा कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सब कुछ जो है यहीं से बन रहा है,
पहले तो वन स्कूल ऑफ थॉट बताएं, यहीं से बन रहा है। तो आपने देखा अगर ये टर्म ही ना हो तो रिमूवल सिंगुलरिटी, इसमें फाइनाइट टर्म हो तो पोल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर इसी में इनफाइनाइट टर्म हो जाए तो इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका होता है कि इसेंशियल सिंगुलरिटी आप लॉरेंट एक्सपेंशन से बताइए। जब भी इस सेकेंड वाले पार्ट में इनफाइनाइट नंबर टर्म आए तो आप कहेंगे क्या होगा, प्रिंसिपल पार्ट में जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आए तो इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। सीधे परीक्षा में पूछ सकता है कि इसेंशियल सिंगुलरिटी में लॉरेंट एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में कितने टर्म होते हैं, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। क्लियर है पूरी बात? तो चलिए जरा यहाँ से देख लिया जाए इसको भी। कह रहा है कि अगर bn 0 ना हो फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ n, इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें इनफाइनाइट टर्म हो, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज के लिए bn 0 नहीं है, अर्थात जो आपका प्रिंसिपल पार्ट है उसमें इनफाइनाइट टर्म अगर हैं लॉरेंट एक्सपेंशन में तो आप कहेंगे z इक्वल टू a जो होगा वो इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। अब हम दूसरी डेफिनेशन बताते हैं। जैसा कि आपने पोल जब पढ़ा था तो आपने कहा था कि काश कोई ऐसा यहाँ m मिल जाता या n मिल जाता कि हम लोग इसको इवेलुएट करते और फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ जाता, तो हम कहते हैं कि इस आर्डर का z इक्वल टू ए पोल है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, काश ऐसा n मिल जाता, मान लो कि कभी ऐसा n मिले ही ना कि जब आप इसको इवेलुएट करें और फाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट आए, मतलब अगर आए भी तो जीरो आ जाए, आपका अनुमान क्या है, नॉन जीरो आए, तभी ना जो है होगा पोल। लेकिन अगर कभी ऐसा मिले ही ना कि ये पोल बन पाए तो ऐसे सिचुएशन में z इक्वल टू ए को हम लोग इसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं। समझ गए? मतलब इस तरह से अगर आपको यहाँ m कोई ना मिले कि जिसके द्वारा जब मल्टीप्लाई करके लिमिट निकाला जाए और आंसर आपका फाइनाइट आ जाए और नॉन जीरो आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप कहेंगे इसेंशियल सिंगुलरिटी है। लेकिन अगर ऐसा n मिल जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। बात समझ गए? तो दो तरीका है आपको इसेंशियल सिंगुलरिटी जानने का, या तो आप लॉरेंट के एक्सपेंशन में देख लीजिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं प्रिंसिपल पार्ट में, या आप इस वाले चीज़ को देख लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, अभी और कुछ क्लियर होगा आपका। जैसे देखिए एफ जेड इक्वल टू ई के पावर 1/z एक फंक्शन है। अब आपसे इसको खूब ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर एफ जेड इक्वल टू ई के पावर 1/z कोई एक फंक्शन है तो z इक्वल टू 0 जो होगा वो क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा z इक्वल टू 0 क्या होगा, पोल होगा, रिमूवल सिंगुलरिटी होगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, क्या होगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं, हम आपको पहले सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट से पहला स्कूल ऑफ थॉट से बताते हैं। जो आपका लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन चल रहा है हम उसी के द्वारा जो है आपको बताते हैं। देखिए आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपका दिया हुआ है 1/z, ये दिया है e के पावर 1/z। आप e के पावर x का एक्सपेंशन जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस x, x का मतलब यहाँ पे क्या है 1/z, प्लस क्या होता है आपका x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो यह क्या हो जाएगा 1/z², ऐसे बनेगा। प्लस क्या हो जाएगा आपका x क्यूब, मतलब हो जाएगा 1/z का पावर 3 फैक्टोरियल 3। सोचिए जब आप इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो यही इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, और जो नीचे आता है डिनोमिनेटर वाला टर्म, यही देखिए यही वाला टर्म आपका है प्रिंसिपल पार्ट, यहाँ से शुरू हो गया प्रिंसिपल पार्ट। ये सारे पार्ट है प्रिंसिपल, क्यों प्रिंसिपल हैं, क्योंकि z नीचे की दिशा में है। समझ गए बात, z नीचे की दिशा में है, तो यही सारे प्रिंसिपल पार्ट हैं। तो सोचिए जरा प्रिंसिपल पार्ट में कुल कितने टर्म आएंगे एक्सपेंशन करने पर, एक्सपेंशन करने पे प्रिंसिपल पार्ट में आपकी इनफाइनाइट टर्म आएंगे। क्लियर है पूरी बात? अच्छा, जैसे उसमें z-a लिखा था, आप इसको z-0 ऐसे कर लीजिए। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो z-0 कर लीजिए, ताकि आपको दिखे साफ साफ कि बिल्कुल लग रहा है ऐसे z-0 के पावर समथिंग ऐसे चलता चला जा रहा है ना, इस टाइप का, ताकि आपको प्रिंसिपल पार्ट दिखना शुरू हो जाए, इस टाइप का ऐसा दिखने लगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे फैक्टोरियल एन टाइप का। देखिए इसी पे तो समेशन लग रहा है, रन कर रहा है ऐसे। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपली समझिए, जब नीचे के साइड में z लगेगा आने, वहीं से आपका प्रिंसिपल पार्ट शुरू होता है। तो सोचिए कितने पार्ट हैं प्रिंसिपल में, इनफाइनाइट, इसीलिए आपका जो z इक्वल टू 0 है वो इसेंशियल सिंगुलरिटी है, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में कितने टर्म आ रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं। दूसरी बात, पोल क्यों नहीं है भाई, आप कोशिश करोगे पोल के लिए, आप क्या कोशिश करोगे, हम अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया, अब हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। पोल के लिए तो आप ये कोशिश करते हैं ना,
अगर पोल नहीं बनता तभी इसेंशियल बोला जाएगा। आप कोशिश ये करते कि लिमिट z इक्वल टू 0 पे बात किया है तो आप z टेंस टू 0 यहाँ पे लगाते, और यहाँ पे क्या आप लिखते हैं कि z माइनस 0। अब यहाँ पे आप पावर अभी आप ढूंढिएगा, और बगल में fz पहले हम लिख दे रहे हैं। आप यहाँ पे जो मन करे वो पावर लगा लीजिएगा यम के प्लेस पे। कभी भी ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, फाइनाइट वैल्यू नहीं देगी। समझ गए? ये जो है दिक्कत कर देगा, क्योंकि ई के पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए पोल नहीं बन पाएगा 0 पे किसी भी आर्डर का। इसीलिए आपका z इक्वल टू 0 क्या है? इसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग कि इसेंशियल सिंगुलरिटी ये चीज़ क्यों है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको चूज करना है इनकरेक्ट ऑप्शन। एक बात देखिए, यहाँ पे कहीं नोट कर लीजिए कॉपी में, जितने भी पोल होते हैं, किसी भी फंक्शन के पोल निकालना तो आपको सिखा दिया हमने। अब देखिए, दुनिया की हर सिंगुलरिटी दो तरह की होती है, या तो आइसोलेटेड या तो नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड तब होगी जब आप, अभी जैसा हमने शुरू में बताया, आप उसको बाकी लोगों से आइसोलेट कर दीजिए, उसके इर्द गिर्द और कोई ना हो। और नॉन आइसोलेटेड मतलब अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है उसको अलग करने का तो नॉन आइसोलेटेड हो जाएगा। जो पोल होते हैं ना, पोल हमेशा आइसोलेटेड होते हैं, मतलब पोल को आप हमेशा आइसोलेट कर पाएंगे। क्लियर? जो जीरोज होते हैं वो भी आइसोलेटेड होते हैं, गलत है। जीरोज मतलब आप समझते हैं क्या? जीरोज मतलब मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं कि जीरोज कई बार शब्द आता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन अगर fz है तो जिस पॉइंट पे फंक्शन 0 बनता है, अर्थात इसका जो रूट होता है, जैसा आप लोग पढ़ते हैं रूट, जिस पॉइंट पे 0 बनता है उसी को इसका 0 कहते हैं। तो किसी फंक्शन के उतने ही रूट आते हैं जितना z का पावर होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो भी इसके रूट होंगे ना, उसी को हम लोग जीरोज कहते हैं इस फंक्शन का। तो जो जीरोज होते हैं वो हमेशा आइसोलेटेड नहीं होते हैं। जीरोज तभी आइसोलेटेड होते हैं जब आपका, अगर जो इन जनरल जीरोज आइसोलेटेड होगा, हालांकि आप, हमें लगता है कि इस क्वेश्चन से आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, एग्जाम में इस लेवल का पूछेगा भी नहीं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बस इसको समझा दे रहे हैं कि जो जीरोज होते हैं वो आइसोलेटेड हमेशा होते हैं, गलत है। देखिए, जीरोज आइसोलेटेड होगा, हमेशा आइसोलेटेड होगा अगर fz आइडेंटिकली 0 ना हो। आइडेंटिकली 0 होने का मतलब होता है कि अगर fz हर पॉइंट पे ही 0 है तब कहाँ आप आइसोलेट कर पाएंगे। समझ गए ना? तो अगर आप इसको नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी वाला ऑप्शन है, क्योंकि जीरोज हमेशा आइसोलेटेड बोला है, गलत है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसकी सिंगुलरिटी के बारे में। द सिंगुलरिटी ऑफ fz इक्वल टू काट पाई z अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर एट z इक्वल टू ए पर। अब हम इसके बाद कुछ और चर्चा करेंगे, एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सिंगुलरिटी का हम एक और वीडियो आपको देंगे, आप इतना तब तक जो है पहले रेडी कर लीजिए।